नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक इंडियन एक्सप्रेस का, 2 हिंदू के। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का। वो लिखते हैं डेवलप्ड इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन का रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेशन से संबंधित है। और तीसरा इंडिया यूरोपियन यूनियन टाइज। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से डिप्लोमेसी फॉर विकसित भारत से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, कल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी ना, उस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि 2047 आते आते इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। बदलाव तो अभी से आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन सी राजा मोहन ना इस आर्टिकल में क्वेश्चन रेज करते हैं, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है क्या अपने पुराने माइंडसेट से बाहर निकल सकती है? देखो, पिछले 75 सालों में हमारा जो डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स है ना, मतलब कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो इस माइंडसेट से काम करती रही है कि इंडिया एक कमजोर नेशन है, इंडिया वल्नरेबल है। लेकिन अब जो कि इंडिया डेवलप कंट्री बनने वाला है प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, तो फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आने चाहिए, कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए आने वाले सालों में। वैसे देखो, राइटर एक बात ये बोलते हैं, इंडिया बेशक जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया डेवलप नेशन बन जाएगा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ ही। डेवलप नेशन के ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके लिए हमें डोमेस्टिकली सोशल जस्टिस को प्रमोट करना होगा। सोशल जस्टिस मतलब समाज का कोई वर्ग पिछड़ ना जाए डेवलपमेंट के फ्रूट हासिल करने में। ऐसा नहीं कि कुछ कास्ट या फिर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं, उनकी अपलिफ्टमेंट हो, जबकि कुछ लोग बिल्कुल ही रह जाएं। इंटरनली हमारा पूरा देश एकजुट होना चाहिए। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन आना जरूरी है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रिजिलियंट होने चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन है, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बायस्ड होकर काम ना करे और किसी लीडर के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके काम ना करें। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीप बेस हमारे देश में बनाना होगा। तो राइटर ये सब एग्जाम्पल देके कहते हैं ये सब चीजें होना जरूरी है अगर देश को डेवलप नेशन बनाना है। इसके बाद राइटर आते हैं फॉरेन पॉलिसी संबंधित टास्क पर। वो कहते हैं देखो, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित 3 चीजें करनी होगी अगर हमें डेवलप नेशन वाला माइंडसेट अडॉप्ट करना है फॉरेन पॉलिसी के मामले में। सबसे पहली चीज, 75 ईयर्स पहले जो पार्टीशन हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस पार्टीशन की लिगेसी को अब इंडिया को ना ओवरकम करना होगा। यानी पार्टीशन के माइंडसेट से अब बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमारा मुकाबला अब पाकिस्तान से नहीं है। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के साथ अब रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है। बट चैलेंज देखो ये है, पिछले 30 सालों में जो भी प्रधानमंत्री आए ना, उन्होंने दिल से कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को इंप्रूव किया जाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बट इसके विपरीत पिछले 10 सालों में ईस्टर्न फ्रंट पर यानी बांग्लादेश के साथ रिलेशंस जरूर इंप्रूव हुए हैं। बांग्लादेश भी एक प्रकार से देखो है तो पार्टीशन की ही लिगेसी, लेकिन बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अब इंप्रूव हो गए हैं। हमें और प्रयास करने चाहिए ताकि जो मजबूत रिश्ते हुए हैं बांग्लादेश के साथ उसको और आगे ले जाया जाए। लेकिन देखो एक चीज, जब 1947 में पार्टीशन हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोमिनेंस थी ना इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वही प्रोमिनेंस, वही बड़े भाई का टैग इंडिया को मिल गया। लेकिन देखो, राइटर ये बोलते हैं इंडिया को ना लगातार प्रयास करते रहने चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि साउथ एशिया में जो भी देश आते हैं ना, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनके लिए ये फायदे का सौदा हो अगर वो इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करते हैं। मतलब इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे करना उनके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होना चाहिए, तब जाके वो अपने आप इंडिया के दरवाजे पर आएंगे कि हमें आपके साथ रिश्ते इंप्रूव करने हैं। तो ये हमें इंश्योर करना होगा। वैसे इंडिया ने पिछले कुछ सालों में काफी कोशिशें की हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाए, ट्रेड टाइज मजबूत किए जाएं, सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजबूत बनाई जाए। लेकिन देखो, आने वाले सालों में इन सभी इनिशिएटिव्स को और ज्यादा मजबूती से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते जो हैं बहुत मजबूत होने चाहिए। और इसके लिए
रीजनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे देखो सार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ठंडे बस्ते में पड़े हैं, उनका भी सहारा इंडिया को लेना होगा। और चूंकि देखो इंडिया डेवलप्ड स्टेट अब बनना चाहता है, तो इंडिया को ना अपने इमीडिएट नेबरहुड यानी जो साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट है, यहां से झांक के बाहर भी देखना होगा, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ भी एंगेज करना होगा, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया, इनके साथ भी इंडिया को अब ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि डेवलप्ड जो नेशन होता है ना, वो सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों तक सीमित नहीं रहता। तो ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया, ये पहली चीज थी जो इंडिया को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में फोकस करनी चाहिए। अब आती है दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है? चाइना के साथ पावर गैप को कम करना। चाइना और इंडिया के बीच में पावर गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाइना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन इंडिया पिछड़ रहा है चाइना से। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ ना, उसका सबसे बड़ा फायदा चाइना को ही हुआ, क्योंकि एक तरफ 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन खत्म हुई, चाइना तो बल्कि एकजुट हो गया और इंडिया डिवाइड हो गया, और चाइना ने ना इस चीज का काफी फायदा भी उठाया, पाकिस्तान को अपना दोस्त बना लिया ताकि पाकिस्तान की सहायता से इंडिया को दबाया जा सके। और गलती वैसे इंडिया की भी है, इंडिया चाइना के नेचर को कभी समझ में ही नहीं आया, समझ ही नहीं इसका। हमारे लीडर्स ने ना कोशिश की कि चाइना और इंडिया तो दोस्त दोस्त हैं, दोनों में प्रेम होगा, भाई भाई हैं, जैसे नेहरू ने क्या कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू को यह लगता था कि एशिया में दोनों मिलकर रह सकते हैं, इंडिया और चाइना, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 1962 में वार हुआ, चाइना ने इंडिया को धोखा दिया। उसके बाद इवन 1990s के बाद से ही 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक ही सुपर पावर बच गया यूएस से। तो इंडिया को ना डर लगता था, इंडिया चाहता था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया चाहता था कि सिर्फ एकमात्र सुपर पावर नहीं होना चाहिए, कई सारे पोल होने चाहिए, कई सारी पावर्स होनी चाहिए वर्ल्ड में। तो इंडिया ने ना चाइना के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट किया, इस उम्मीद में कि चाइना और इंडिया मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे। फिर ब्रिक्स बन के आया, लेकिन इंडिया की ये सारी संभावनाएं ना, इंडिया की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई जब इंडिया को एहसास हुआ 2010 के आसपास कि चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास नहीं करता, चाइना तो यूएसए को रिप्लेस करके खुद ही सुपर पावर बनना चाहता है। आज देखो सिचुएशन ये है, चाइना जब चाहे इंडियन बॉर्डर पर किसी भी पॉइंट पर टेंशंस क्रिएट कर सकता है इंडिया के साथ। चाइना ने ऐसा ही किया 2013 में, 14 में, 17 में और 20 में। मतलब इंडिया की गलती देखो ये रही, इंडिया ने चाइना के ट्रू नेचर को कभी समझा ही नहीं। इंडिया के लीडर्स ने पहले गलती कर दी चाइना को पहचानने में, उनको लगा कि चाइना और इंडिया साथ साथ रह सकते हैं। अब देखो चाइना के साथ जो पावर गैप इंडिया का बढ़ रहा है, उसे एड्रेस करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा, जैसे अपने फ्रंटियर्स को सिक्योर करना, बॉर्डर को सिक्योर करना, रीजनल पोजीशन को रिटेन करना, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को मजबूत बनाना, घर में ही ज्यादा वेपन्स को प्रोड्यूस करना, ये सब चीजें। अब देखो ये सारी चीजें करने के लिए ना इंडिया को फिर तीसरी चीज की आवश्यकता है। तीसरी चीज क्या है? मेजर पावर्स के साथ में पार्टनरशिप क्रिएट करना। मेजर पावर्स जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस। अब देखो दिक्कत पता है क्या है, इंडिया ना अपने पुराने माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पहले इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था, उस समय सिचुएशन अलग थी। अब इंडिया में ना बार बार एक बात की जाती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब आप अपने फॉरेन पॉलिसी संबंधी डिसीजंस लेते हो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ना कि किसी के दबाव में आके। अब ना इन दोनों चीजों के चक्करों में ना इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो पाता। जब भी इंडिया किसी ग्रुप में शामिल होता है ना, फॉर एग्जांपल क्वाड में है तो सही, और जैसे ही बात आती है कि अब क्वाड मिलिट्री ग्रुप बन जाएगा, तो कुछ एक्सपर्ट्स हमारे देश में ये बोलने लगते हैं कि ये तो इंडिया नैम के अगेंस्ट जा रहा है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है। अगर क्वाड में शामिल हो गया, मतलब क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप बन गया, तो इंडिया अपने फैसले खुद नहीं ले सकेगा। ऐसी ऐसी बातें होने लगती हैं। तो राइटर कहते हैं ये इंडिया की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कुछ एक्सपर्ट्स बोलने लगते हैं ये सारी चीजें। एक ही समय में हम ना अब दूसरे देश के साथ में कॉम्पिटिट भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। आप चाइना और यूएसए का एग्जांपल लीजिए। चाइना और यूएसए कई चीजों पर कोलैबोरेट भी करते हैं, और ज्यादातर चीजों में तो आपस में इनकी लड़ाई है, समझ गए। तो उसी प्रकार से अगर इंडिया किसी ग्रुप में शामिल भी होता है म्यूचुअल बेनिफिशियल टर्म्स पर,
कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डील करने के लिए फॉर एग्जांपल नाटो में शामिल होता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, नाटो में इंडिया शामिल होगा नहीं, सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए है। फॉर एग्जांपल इंडिया नाटो में शामिल हो जाता है अपने किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और दूसरे देशों के साथ बेनिफिशियल टर्म्स पर, तो इसमें दिक्कत क्या है? कल परसों की ये बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। जैसे जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो यूरोप में गए थे, उन्होंने इंटरव्यूज दिए, वो यूरोपियन मीडिया के प्रेशर से ना डरे नहीं। उन्होंने बोला कि रशिया जो है वो ज़्यादातर अपनी जो गैस है ना वो यूरोप के कंट्रीज को बेचता है, और यूरोप के कंट्रीज इंडिया को बोलते हैं खुद गैस इंपोर्ट कम नहीं करते रशिया से। तो ये बात ना इंडिया ने साफ साफ बोली। अब सोच के देखिए, अगर इंडिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तब इंडिया ये बात साफ साफ बोल सकता है, और जब इंडिया एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पावर बन जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी का साइज बढ़ जाएगा, तो फिर देखिए इंडिया कितना इंपैक्ट डाल सकता है। अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो इंडिया को डेवलप नेशन बनना है तो ग्लोबल लीडरशिप भी संभालनी पड़ेगी। किस मामले में? जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे देखो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके कुछ इंपैक्ट होंगे नेगेटिव पॉजिटिव, उसको हैंडल करने के लिए कोई कन्वेंशन है, इकोनॉमिक ऑर्डर को स्टेबलाइज करना है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करना है, महामारी को एड्रेस करना है। सभी मामलों में इंडिया को ना फिर लीडरशिप रोल जो है ना वो अख्तियार करना होगा। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिप्लोमेसी फॉर विकसित भारत से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो नॉर्थ ईस्ट की इंटीग्रेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमेशा से इंडिया की कोशिश ये रही है कि नॉर्थ ईस्ट को ना पूरी तरह से इंडिया में एसिमिलेट किया जाए। एसिमिलेट मतलब, देखो एसिमिलेशन का मतलब सोसाइटी में ये होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है ना उसको इंडिया के कल्चर से, इंडिया की सिमिलरिटी से मैच किया जाए, ताकि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना वो रिलेट कर सके मेनलैंड इंडिया के लोगों से। नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग थलग ना महसूस करें मेनलैंड इंडिया से, ये मतलब मान लीजिए एसिमिलेशन का। तो आज़ादी से लेकर अभी तक देखो कोशिशें बहुत हुई हैं, टाइमलाइन के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। देखो आज़ादी से पहले ये मानना था ब्रिटिशर्स का कि ना नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना वो मेनलैंड इंडिया से टोटली अलग हैं, रेस अलग है, वहाँ पे मंगलोइड रेस है, कल्चर अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। तो उनके मन में एक विचार आया था कि नॉर्थ ईस्ट को ना अलग कर दो इंडिया से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके लिए फिजिबल नहीं था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस समय ना 1937 में असम के गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट रीड। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था, ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ द प्रेजेंट एक्सक्लूडेड पार्सली एक्सक्लूडेड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। तो ना रॉबर्ट रीड अपने डॉक्यूमेंट में ये लिखते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, नाइदर रेशियली, हिस्टोरिकली, कल्चरली नॉर लिंग्विस्टिकली हैड एनी एफिनिटी विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे बोला था कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना उसका बाकी भारत से, बाकी मेनलैंड इंडिया से कोई प्यार नहीं है। रेस के मामले में इतिहास अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है। इवन जब साइमन कमीशन भारत में आया था ना तो ना उस समय 1929 में नागा क्लब ने ना एक मेमोरेंडम सौंपा था साइमन कमीशन को, और आर्ग्यूमेंट दिया था कि नागास जो हैं वो इंडियंस नहीं हैं, तो आप जो भी भारत का भविष्य तय करो ना उसमें नागास को आप शामिल मत कीजिएगा। तो इतनी सारी कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज इंडिया ने इनहेरिट की जब देश आज़ाद हुआ, और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो कोशिशें सरकार की स्टार्ट हो गई कि कैसे ना कैसे करके, क्योंकि देखो उस समय ना इंडिया को डर लगता था कहीं बाल्कनाइजेशन ना हो जाए, कहीं इंडिया टुकड़ों में ना बट जाए। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के काफी सारे टुकड़े हो जाएं और काफी सारे देश बन जाएं। तो देश को एकजुट करने के लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया ने अपनाए, जैसे 6th शेड्यूल, संविधान का जो 6th शेड्यूल है ना, ये पहला एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट है असम, अनडिवाइडेड असम की ट्राइबल बेल्ट के लिए। अनडिवाइडेड असम की ट्राइबल बेल्ट मतलब आज के जो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये सब पहले ये सब असम का पार्ट हुआ करते थे। उस समय एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश बोर्न इंडियन, वेरियर एल्विन। इन्होंने ना नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के लिए एक पॉलिसी अपनाने को कहा था,
उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट किया गया ना, तो उनको ये डर लगेगा कल्चर के खत्म होने का, हम उनकी परंपराओं के खत्म होने का, तो ये बैकफायर कर देगा। तो इसी के बेस पे ना पॉलिसी अपनाई गई नेहरू की ट्राइबल पॉलिसी आई, जिसमें यही चीजें अपनाई गई और यही चीजें, इन चीजों की झलक संविधान में देखने को मिली। 6 शेड्यूल में क्या है, 6 शेड्यूल में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं और उन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में ट्राइबल कस्टमरी लॉज को ज़्यादा लेजिटिमेसी दी गई है। 6 शेड्यूल में कौन से राज्य आते हैं बताइए? जो 4 राज्य आते हैं 6 शेड्यूल में वो इस प्रकार से हैं: मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। आपके मन में ना एक क्वेश्चन अभी ये आना चाहिए कि नागालैंड क्यों नहीं है 6 शेड्यूल में? पहली तो बात, नागालैंड बाद में बना था। नागा हिल्स ने ना मना कर दिया था 6 शेड्यूल में शामिल होने से। नागालैंड एज ए राज्य बाद में बना, अभी आएगा, लेकिन नागा हिल्स ने कहा था हमें तो सोवरेनिटी चाहिए, हमें इंडिया से अलग होना है, तो उन्होंने 6 शेड्यूल में आने से मना कर दिया था। इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, नागा इंसर्जेंसी, तो उसको दबाने के लिए ओस्पा आया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो उस समय कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए तो आइसोलेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो नागा इंसर्जेंसी को दबाने के लिए इंडिया ने काफ़ी प्रयास किए। नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर दिया गया था साथ लगते मोन और ट्यूनसेंग सब डिवीज़न के साथ में। ये सब डिवीजन्स थी नेफा की, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है। बाद में नागालैंड स्टेट अलग से राज्य बना 1963 में। तो इन नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर दिया गया था बाद में नागालैंड के साथ, जब ये अलग से राज्य बना। लेकिन इंसर्जेंसी चालू रही तो डायरेक्ट नेगोशिएशन से इंडिया ने स्टार्ट कर दी नागा इंसर्जेंट्स के साथ में। ये टाइमलाइन आप देख लीजिए। नागालैंड तो अलग से राज्य बन गया था 1963 में। उसके बाद 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हो गए, हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश को फिर स्टेटहुड दे दिया गया 1971 में। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेटहुड दे दिया गया था। और इसके साथ साथ मिजोरम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, आज का अरुणाचल प्रदेश, इनको असम से अलग करके यूटी बना दिया गया था। इन तीनों को, मिजोरम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज का अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद 1975 में सिक्किम ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया रेफरेंडम के बाद, और 1987 में यूटी, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट बन गए। वैसे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लाइव मिंट का है ये पूरा इन्फोग्राफिक्स, ये गलत लिखा हुआ है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य बने थे 1927 में। आप यहाँ पर देखिए, ये पूरी टाइमलाइन है नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य कब बना। तो मणिपुर तो राज्य पहले ही बन गया था 1972 में ही। 1987 में यूटी से राज्य बने थे, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम। समझ गए? ये सबसे लास्ट में स्टेट बने थे। असम तो पहले ही था और ये सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम का पार्ट हुआ करते थे। नागालैंड सबसे पहले बना नागा इंसर्जेंसी को शांत करने के लिए। अगर आप कंसेप्ट से समझोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। बाद में 3 राज्य बने 1972 में, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अपने समय में मैंने ये याद किया था मंत्री मेघा नाम से। टाइमलाइन याद करते हैं ना, मंत्री मेघा मतलब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 3 राज्य बने थे 1972 में और 2 यूटीज बन गए थे 1972 में ही। यूटी कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। बाद में इनको भी राज्य का दर्जा दे दिया गया 1987 में, अरुणाचल प्रदेश को भी, मिजोरम को भी, और इसके साथ साथ गोवा को भी। गोवा जो यूटी था ऑलरेडी, उनको भी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ 1987 में दर्जा दे दिया गया था राज्य का। तो यहाँ पे ना मणिपुर की जगह मिजोरम आएगा, गलती से इन्होंने लिख दिया लाइमिंट वालों ने। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, इतना कुछ करने के बावजूद जो इंटीग्रेशन का इशू था ना, वो तो अनसोल्ड ही रहा। नॉर्थ ईस्ट में ना लोगों को कहीं ना ये लगता रहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यानी मेनलैंड इंडिया का जो कल्चर है ना, वो इम्पोज कर दिया जाएगा हमारे कल्चर के ऊपर और हमारा कल्चर खतरे में है। तो जो भी प्रयास किया जाता है इंटीग्रेशन के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग ना उसे शक की निगाह से देखते हैं। उनको बल्कि लगता
ये तो हमारे लिए नुकसान है। आप एग्जाम्पल भी देखिए, शुरू में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई थी ना, शुरू में ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ एडवाइजरी बॉडी का काम करता था, इस्टाब्लिश हुआ था ये इंस्टीट्यूशन 1971 में। अब देखो बाकी काउंसिल्स में तो चीफ मिनिस्टर्स मेंबर थे काउंसिल के, लेकिन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के गवर्नर मेंबर बनाए गए थे। तो ये काउंसिल एक प्रकार से ना सेंट्रल गवर्नमेंट की आई और ईयर्स का काम कर रहे थे, मतलब बता रहे थे कि देखो क्या कुछ चल रहा है यहां पर। लेकिन 2002 में अमेंडमेंट किया गया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में, फिर इस काउंसिल को लाइफ मिली। एडवाइजरी काउंसिल के बजाय फिर इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी बना दिया गया, सिक्किम को इसमें ऐड कर दिया गया 2002 में। इसके साथ साथ बॉडी के एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में, यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में ना चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल कर लिया गया, ताकि लोकल जो लोग हैं जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं उनके एस्पायरेशंस को भी फुलफिल किया जा सके। इसके बाद 2001 में यूनियन गवर्नमेंट में अलग से डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। 2004 में इसे फुल फ्लैज मिनिस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। तो इसके साथ साथ धीरे धीरे जो पहले शक किया जाता था ना, कोई भी स्टेप सरकार लेती तो नॉर्थ ईस्ट में उस स्टेप को लेके शक किया जाता था ये फॉरेन हैंड है, लेकिन अब वो ना शक नहीं रहा। अब यूनियन गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है नॉर्थ ईस्ट से संबंधित तो उसे शक की निगाहों से नहीं देखा जाता, ग्रेटर एक्सेप्टेंस अभी आई है। 2010 में जो प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम था ना, इसमें होता क्या था, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में जो भी फॉरेनर जाते ना उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इस रेजिम के अंतर्गत। इस रेजिम को रिलैक्स कर दिया गया। ये इसी का सबूत है कि अब इंडिया का जो डर है ना नॉर्थ ईस्ट को लेके कम हुआ है। पहले तो इंडिया को लगता था कि विदेशी नागरिक जाएंगे तो इस रीजन को इंडिया से अलग करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे जो इंडिया के हित में नहीं है। इस वजह से प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी फॉरेनर्स के लिए अगर वो इन राज्यों में विजिट करना चाहते थे। 2004 में एक जुडिशियल कमीशन भी आया ओस्पा को हटाने के लिए। हालांकि ओस्पा तो नहीं हटा, बट प्रयास जरूर हुए। अभी भी नागालैंड में कुछ लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, मतलब गलती से हो गया था वो इंसिडेंट। आर्मी का एक ऑपरेशन जो गलत डायरेक्शन में चला गया था, काफ़ी निर्दोष सिविलियंस की जानें चली गई थी, तो उसके बाद फिर सरकार ने स्टेप लेते हुए ओस्पा के अंदर आने वाले एरिया को कम कर दिया था। अब लास्ट में राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट ना रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि ना इंडिया ने भी अपनी अप्रोच बदली, सरकार ने अपनी अप्रोच बदली। पहले सरकार की अप्रोच ये थी नॉर्थ ईस्ट की जो स्ट्रीम है ना उसको इंडियन स्ट्रीम में ही शामिल किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है ना उसे एसिमुलेट किया जाए इंडियन कल्चर में। लेकिन बाद में ना सरकार ने समय की नजाकत को समझा, सिचुएशन को समझा और कहा नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रीम ना इंडिया की बड़ी स्ट्रीम में भी अलग रह के रह सकती हैं। लेकिन अब राइटर के अनुसार बीजेपी जैसे हर चीज में वन नेशन वन कल्चर उस प्रकार की बातें करती है ना कई बारी, तो इससे ना नॉर्थ ईस्ट के लोग जो अब रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ एफिनिटी महसूस करने लगे हैं ना बड़ी मुश्किल से, उसको चोट पहुंच सकती है। ये पॉइंट मेनली राइटर रेज करना चाहते हैं। बाद में वो ये भी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ना बेशक बीजेपी की सरकार है काफी सारे राज्यों में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है अब रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड महसूस करते हैं। अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ भी आप करें, नहीं। इलेक्शन में आप जीत रहे हो वो अलग चीज है, लोग इश्यूज को लेके क्या सोचते हैं वो अलग चीज है। इलेक्शंस में तो आप इसलिए भी जीत जाते हो कई बार कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो इस वजह से अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार लाएंगे तो काम अच्छे होंगे, डेवलपमेंट आएगी। लेकिन कल्चर वगैरह ये इमोशनल इशू है लोगों के लिए, लोग इस पे ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगला आर्टिकल इंडियन यूरोपियन यूनियन रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए 60 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच 1994 में कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था। जून 2000 में फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद रिलेशनशिप इवोल्व होना स्टार्ट हुई। 2004 में फिफ्थ इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट में दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की गई इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में।
2005 में दोनों साइड्स ने जॉइंट एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया ताकि डायलॉग और कंसल्टेशन के माध्यम से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के मामले में, कल्चर के मामले में, पीपल टू पीपल रिलेशंस के मामले में रिश्तों को मजबूत बनाया जा सके। जुलाई 2020 में 15वां इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट ऑर्गेनाइज हुआ। दोनों देशों ने मिलकर जॉइंट एक्शन प्लान को गाइड करने के लिए कॉमन रोड मैप तैयार किया ताकि आने वाले 5 सालों में पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। रोड मैप जो तैयार हुआ उसमें देखो 5 डोमेन हैं: फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप, ग्लोबल गवर्नेंस और सबसे लास्ट में पीपल टू पीपल रिलेशंस। उसके बाद से देखो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो पार्टनरशिप है ना, काफ़ी तेजी से ग्रो हुई है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच ट्रेड $116 बिलियन को पार कर गया। यूरोपियन यूनियन आज के समय में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए के बाद, और एक्सपोर्ट के लिए दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए। 6000 यूरोपियन कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 67 लाख जॉब्स जनरेट कर रही हैं। कोऑपरेशन देखो डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी बढ़ रहा है, और ज़रूरी ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया अब रशिया के ऊपर अपनी हार्डवेयर डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, क्योंकि रशिया का यूक्रेन के साथ वार चल रहा है। शायद रशिया इंडिया को हथियार ना दे पाए, लेकिन इंडिया का तो हथियार चाहिए। चाइना के साथ सिचुएशन को देखते हुए और पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हमेशा ही खराब रहती है। इसके अलावा इंडिया यूरोपियन यूनियन जॉइंट मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइजेज कंडक्ट कर रही हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड बनाया जा सके। मतलब यहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो हो। फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग स्टार्ट हुआ दोनों साइड्स के बीच में 2021 में, जिसने फोकस किया मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे और जॉइंट नेवल एक्टिविटीज पर। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सब फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट नहीं है कोई। फ्रांस ने 36 राफेल फाइटर जेट्स इंडिया को बेचे और टाइम पे दिए, डिलीवरी बिल्कुल टाइम पे हुई। अब फ्रांस इंडिया को बाराकूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी दे रहा है, तो इससे जाहिर होता है दोनों साइड्स में जो ट्रस्ट है वो अब इंक्रीज हो रहा है। आज के समय में यूरोपियन डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना चाहती हैं डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी शामिल होना चाहती हैं। एक और एरिया जिसमें एंगेजमेंट काफ़ी तेजी से इंप्रूव हो रहा है इंडिया और यूरोप के बीच में, वो है स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई है दोनों देशों के द्वारा ताकि इन इश्यूज पे फोकस किया जा सके, जैसे हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ साइंस। 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जैसे जो पीसफुल एरियाज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ऐसे एरियाज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यानी R&D के लिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं चैलेंजेस भी बहुत हैं, जैसे देखो इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है यूक्रेन वार के लिए। इंडिया ने भी यूरोपियन यूनियन के डबल स्टैंडर्ड पर क्वेश्चंस रेज किए हैं। आप रशिया से गैस परचेज कर रहे हो और हमें बोल रहे हो कि हम रशिया से गैस ना परचेज करें। इंडिया को यह लगता है कि यूरोपियन यूनियन चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है इंडिया का फ़ायदा उठा के, इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करके, इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा के। बट यूरोपियन यूनियन ना इस काम में हेजिडेंट लगता है। अब लास्ट में ये बोला जाता है, देखो जो डाइवर्जेंसेस है ना, जिन इश्यूज पे डिफरेंसेस हैं दोनों के, उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, दोनों को मिलके और फोकस करना चाहिए कुछ ऐसे इश्यूज पर जिससे रिलेशंस और मजबूत हो सकें, जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट 2021 में इस पर फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है, ये एक अच्छी बात है। यूरोपियन पार्टनर्स ये एक्नॉलेज करते हैं इंडिया एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। और यूरोपियन यूनियन की देखो सोच ये है कि इंडिया जैसे देश सिर्फ उसके लिए ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है, उससे कहीं बढ़ के हैं। हमारे वित्त मंत्री ने ये बोला कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ये देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड में ना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पोल्स हैं, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में मिलकर काम कर सकते हैं स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, और दोनों मिलके ग्लोबल आउटकम्स को शेप कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।